जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 20 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस अब मैं डेली बंद कर रहा हूँ, इसको वीकली हम लोग करेंगे। प्रत्येक वीक सोमवार को, आई थिंक सोमवार का दिन अच्छा दिन होता है। सोमवार का दिन प्रत्येक वीक को हम लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। डेली अभी करने का मेरे पास समय नहीं है। डेली न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक वीकली बेसिस पे हम लोग करेंगे। एक दिन करेंगे, मंडे को करेंगे, अच्छा रहेगा। उसका रीज़न है कि एक तो बीपीएससी पे फोकस करते हुए मैं कई सारे वीडियो लाना चाहता हूँ। जैसे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट आपको पता है कि अप्रैल में डेट है, तो इसको फोकस करते हुए मैं कई सारे वीडियो लाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम बिहार से संबंधित स्पेशल करेंट अफेयर, जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर है, उसका डिस्कस करेंगे। एक सीरीज में आपके लिए लेकर आया भी हूँ, जिसमें हम लोग 25 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो बिहार से संबंधित होता है उसका डिस्कस हम लोग यहाँ आपके साथ करते हैं। साथ ही साथ एक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे बीपीएससी से संबंधित जो टेस्ट होगा 150 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। और इसका एक रीज़न यह भी है कि कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ जो मुझे कवर करना होता है वो दैनिक जागरण के कारण मैं कवर नहीं कर पाता हूँ। मसलन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है 2021 की, और ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको लेकर के मुझे सेपरेट वीडियो बनाना था, मैं बना नहीं पाया। तो इसलिए मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस वीकली स्तर पे करूँगा। डेली स्तर पे मैं फिलहाल इसे बंद कर रहा हूँ। डेली स्तर पे हम नहीं कर पाएंगे, वीकली स्तर पे करेंगे। हाँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे आज के पेपर का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का, और अन्य जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको इसी तरह से मैं टिक करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा। जो भी हमारे न्यूज़ एनालिसिस को पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हैं या पिछले कुछ वीक से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें दैनिक जागरण कैसे पढ़ना है ये बात का पता चल गया होगा। आपको ये पता है कि दैनिक जागरण कैसे पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता है। तो आप आसानी से इसको ग्रैप्स कर सकते हैं, आसानी से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ देंगे इसमें भी, इस इनिशिएटिव में आप हमारे साथ देंगे। इससे मेरे पास एक अच्छा समय होगा कि ताकि नेशनल इंटरनेशनल जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसका सेपरेट वीडियो ला करके मैं डिस्कस कर सकूं। 67 बीपीएससी पे फोकस करते हुए मैं डिस्कस कर सकूं। तो ये बेसिक 2 रीज़न है, इसलिए दैनिक जागरण को वीकली स्तर पे हम लाएंगे। दैनिक स्तर पे हम इसको बंद कर रहे हैं, वीकली स्तर पे हम इसे चालू रखेंगे। और साथ ही साथ वीक के एक दिन जो है पटना संस्करण, दैनिक जागरण का जो पटना संस्करण है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि 67 बीपीएससी में आपका सहयोग हो सके, आपको काम दे सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। कोरोना से अनाथ बच्चों को राज्य दे मुआवजा। और साथ ही साथ जिन लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। कोरोना से अनाथ बच्चों को राज्य दे मुआवजा, ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस किए हैं आपके साथ। और बेसिक इशू ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो यह कह रही है कि जो बच्चे होंगे, बच्चे आपके पास अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स अगर मृत्यु हो चुकी है, मुआवजा उनको चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप खुद जो है बच्चों को जो मुआवजा है वो दीजिए। जिसके पेरेंट की डेथ हो गई उनको मुआवजा दीजिए। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक संस्था के बारे में डिस्कस किया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। बेसिकली ये संस्था की स्थापना 2007 में हुआ था, और इस संस्था की शुरुआत
संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया था, जिस एक्ट का नाम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। अब इम्पॉर्टेंट ये संस्था क्यों है? क्योंकि बच्चों को लेकर के जो भी काम करती है या जो भी एक्शन लेती है, जो भी रेगुलेशन बनाती है, वो ये संस्था बनाती है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाती है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बाय डिफॉल्ट वो सदस्य होते हैं। तो बाल स्वराज पोर्टल की स्थापना बेसिकली इसी संस्था के द्वारा किया गया था। और बाल स्वराज पोर्टल पे बेसिकली कहा गया था कि उन बच्चों को रजिस्टर्ड करें जिन बच्चों के माता पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना के दौरान हो चुकी है। तो ऐसे अप्रैल 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक ऐसे 1.547 लाख बच्चे का रजिस्ट्रेशन बाल स्वराज पोर्टल पे किया जा चुका है, जिसके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना के समय में हो चुकी है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इन्हें आप मुआवजा दीजिए। अच्छा, एक बिहार से संबंधित भी न्यूज है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। आप जिस भी स्टेट के हैं आप लोग देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में मुआवजा कितना दिया हुआ। जैसे कि कोरोना से मौत पे मुआवजा हर एक स्टेट का अलग अलग है। बिहार का पहले 4 लाख रुपए था, अब बिहार का 4.5 लाख रुपए कर दिया गया था। 30 नवंबर 2021 को बिहार का मुआवजा 4 लाख से बढ़ा करके 4.5 लाख रुपए कर दिया गया, मौत पे मुआवजा। तो आप यूपी से हैं, आप एमपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से, कहीं से भी हैं, तो आप अपने यहाँ का चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ मौत पे मुआवजा कितना मिला। कोरोना के दौरान जो मौत हुई है उस पर मुआवजा सरकार कितनी दे रही है, हर स्टेट का अलग अलग होगा। अब इशू ये आ रहा है बिहार का, या बिहार का चर्चा है, नेशनल पेज पर चर्चा है, राष्ट्रीय संस्करण में चर्चा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इशू ये है कि बिहार में टोटल कोरोना के दौरान जो मौत हुई है वो 12,090 मौत हुई है, सरकारी आंकड़ा है। अब दावा जो किया गया है 11,095 लोगों ने ही दावा किया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा जताया कि जितना मौत हुआ उससे कम दावा कैसे किया गया। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां जितना मौत हुआ उससे अधिक दावा किया गया। और बिहार आप ऐसे अकेले स्टेट है जहां पे जितना मौत हुआ उससे कम दावा किया जा रहा। मौत हुआ आपके यहाँ 12,000 और दावा किया जा रहा है 11,000। तो इसको लेकर के सफाई देनी थी। देखते हैं इस पर हमारे बिहार के मुख्य सचिव क्या सफाई देते हैं। मसलन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक इसका पॉइंट है, बेसिक इसका निचोड़ था, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी छात्र होने के नाते ये मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए है कि महाराष्ट्र के ये केस है बेसिकली, और महाराष्ट्र में जुलाई 2021 में 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 12 भाजपा के विधायक को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। अब 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 वर्ष निलंबन निष्कासन से बदतर है, क्योंकि इस दौरान वो लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं करते हैं। अच्छा, आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा कि जो 2 सत्र है, 2 सत्र के बीच मैक्सिमम 6 महीना का गैप होना चाहिए, यानी 1 साल में 2 सत्र होना चाहिए। तो ये लोग जो है 2 सत्र से या 1 साल जो है विधानसभा का सदस्य नहीं रहेंगे या विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। सदस्य तो रहेंगे लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। तो इसको लेकर के मैटर गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदस्य का निलंबन 1 सत्र तक ही हो सकता है। तो ये बेसिकली कहा कि आप 1 सत्र से अधिक किसी सदस्य का निलंबन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ सदस्य का तौहीन होता है बल्कि उस क्षेत्र की जनता का भी तौहीन होता है, जो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं सदन के पटल पे, विधानसभा सदन के पटल पे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो उस जनता की आखिर क्या दोष है, उसके सदस्य को आप क्यों निकालें। 1 सत्र तक मैक्सिमम आप उसका निलंबन कर सकते हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। अब देखिए यहाँ जो मुझे डिस्कस करना है कि नियमित
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे 28 फरवरी तक रोक। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो उड़ान वगैरह है, तो उड़ान को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे देश की एजेंसी है उसका नाम है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, अंग्रेजी में से कहा जाता है डीजीसीए, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बेसिकली देश में जितनी भी उड़ान है उसको रेगुलेट करती है, नया कोई एयरपोर्ट बनना है उसको रेगुलेट करती है, उड़ान को लेकर के कोई मानक तय करना उसको रेगुलेट करती है। तो ये सारा का सारा काम करती है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ 5G के जंजाल में फंसे हजारों विमान यात्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे अच्छा लगा पढ़ के। इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग ये लगा कि अमेरिका में बुधवार को शुरू हुए 5G मोबाइल सेवा को देखते हुए कई विमानन कंपनियों ने अपनी उड़ान रद्द किया। और उसका रीज़न क्या? मतलब अमेरिका में बुधवार से जो है 5G सेवा का ट्रायल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कई जो कंपनी है, विमानन कंपनी है, उन्होंने अपने उड़ान को रद्द किया। और कंपनियों ने आगाह किया है कि नई 5G फोन सेवा के सिग्नल विमान के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। अब सोच के देखिए, हम लगातार मांग करते हैं कि 5G सिस्टम आए, और ये 5G सिस्टम अगर विमान के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में विमान को रद्द करना पड़ेगा, विमान की यात्रा आप नहीं कर सकते। और यही अमेरिका में हो रहा है, और अमेरिका के काफ़ी विमानों की यात्रा को रद्द करना पड़ा है, जिससे जो भारतीय नागरिक हैं उसको भी काफ़ी परेशानी हो रहा है, और कई सारे देश के नागरिकों को परेशानी हो रहा है। तो बेसिक ये इशू है कि 5G सिग्नल के जो ट्रायल अमेरिका में हो रहा है उसको लेकर के कई सारे उड़ान रद्द किया गया है। यानी कंपनियों का कहना है कि ये 5G के कारण विमान के नेविगेशन पर प्रभाव पड़ता है। अब पता नहीं इसका क्या वजन है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आम बजट में ई पंचायत को मजबूत करने पे होगा जोर। बजट आने वाला है और बजट को लेकर के प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाएगा। यानी बजट में सरकार को ये करना चाहिए या बजट में इस चीज़ का जोर होगा। शिक्षा के लिए भी आया था और आज आया बेसिकली ई पंचायत के लिए। हमारे देश में टोटल 2.52 लाख पंचायत हैं, और इसको डिजिटल बनाने के लिए बजट में सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान किया जा सकता है, यानी आगामी बजट में। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ई पंचायत पंचलेखा के नाम से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पंचलेखा के नाम से ई पंचायत ऑलरेडी चल रहा है। तो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि बजट में क्या डिस्कशन होता है, और बजट में जो डिस्कशन होगा वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एनडीआरएफ के लिए 2021 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा करवाल। एनडीआरएफ की जो स्थापना दिवस है उस पर एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल का स्टेटमेंट है। बेसिकली एनडीआरएफ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा को लेकर के देश में एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा 27 सितंबर 2006 को हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा को लेकर के देश में शीर्ष निकाय है, जो भी रेगुलेशन बनाती है, जो भी नियम बनाती है, जो भी डिसीजन लेती है, ये डिसीजन ये संस्था लेती है, ये अथॉरिटी लेती है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अथॉरिटी का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेड जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब देखिए, मुझे डिस्कस क्या करना, मुझे ये डिस्कस नहीं करना, मुझे ये डिस्कस करना आपके साथ इस बारे में, एनडीआरएफ के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वर्ष 2006 में
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा वर्ष 2006 में 19 जनवरी 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना किया गया था। तो ये जो बेसिकली इसकी स्थापना किया गया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना बेसिकली 19 तारीख को किया गया था, 19 जनवरी 2006 को किया गया था और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। अपनी स्थापना के बाद एनडीआरएफ ने कुल कार्यकुशलता में से देश और विदेश में प्रशंसा प्राप्त की है। जापान ट्रिपल डिजास्टर हुआ था 2011 में, नेपाल का भूकंप आप सभी को याद होगा 2015 में। तो ऐसी कंडीशन में विदेश में जाकर के भी इन्होंने काम किया था, आपदा को लेकर के काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे और इसे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इस संस्था को मिली है। तो हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एनडीआरएफ और उसका स्थापना दिवस कल मनाया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट संस्थान है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आप देखते होंगे कि जब भी आपदा आता है तो ऐसी कंडीशन में एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे विदेश नीति पे एक दूरगामी परिणाम होगा इस न्यूज़ का। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध को इम्प्रूव करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और मध्य एशिया के जो 5 देश हैं उस 5 देश को हमने आमंत्रित किया है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसी देश के हम राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। इस बार एक नहीं 5 देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया और वो 5 ही देश मध्य एशिया के देश हैं। अब दूरगामी परिणाम क्यों होंगे? क्योंकि मध्य एशिया जो है लैंड लॉक कंट्री है। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार एक प्रपोजल रख सकता है कि हम चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया पहुँचें और एक बार अगर हम मध्य एशिया पहुँच गए, मध्य एशिया के देश पहुँच गए तो उसके बाद हम यूरोप में भी पहुँच सकते हैं। रूस के होते हुए हम यूरोप पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मध्य एशिया। हम चाबहार के माध्यम से, ईरान के चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया पहुँचे, मध्य एशिया से रूस होते हुए हम यूरोप पहुँच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी और निश्चित तौर पे मध्य एशिया, भारत मध्य एशिया के बीच में पहली जो मीटिंग है वो मीटिंग 27 जनवरी को प्रस्तावित है और इसमें चर्चा किया जा सकता है कि भारत एक रोड मैप तैयार करें कि कनेक्टिविटी को किस तरह से हम मध्य एशिया के साथ इम्प्रूव करें। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप मिलेगा पिछड़ों को आरक्षण। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ का बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में सरकार की सिफारिश की सच्चाई जानी जा सकेगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्यों? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी को याद होगा कि 105वां संविधान संशोधन आया था और 105वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसकी पहचान की जिम्मेदारी अब राज्यों को दिया जाएगा। राइट? आपके यहाँ ओबीसी कैटेगरी में कौन आएगा, ओबीसी कैटेगरी में कौन आना चाहिए, इसकी पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दिया जाएगा। राइट? ये कहा गया 105वां संविधान संशोधन जो हाल फिलहाल में 2021 में पारित हुआ था। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। यहाँ पर चूंकि चर्चा है तो इम्पॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग को बेसिकली संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो 102वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 102 संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मेरा मानना है कि जो 99 से लेकर के 105 संविधान संशोधन हुए हैं, अभी तक टोटल हमारे देश में 105 संविधान संशोधन हुए हैं, तो 99 संविधान संशोधन से लेकर के 105वें संविधान संशोधन तक आपको हर एक संविधान संशोधन के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ आपको डिस्कस कर देता हूँ। 99 संविधान संशोधन में क्या है, एनजेएसी का प्रावधान था,
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नल एंड वाइड कर दिया था, इसको निरस्त कर दिया था। 100 संविधान संशोधन में क्या था कि भारत और बांग्लादेश भूमि सेटलमेंट किया था इसके तहत। 101 संविधान संशोधन में क्या था? 101 संविधान संशोधन में जीएसटी का प्रोविजन था। 102 संविधान संशोधन में क्या है? तो 102 संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 संविधान संशोधन में क्या है? 103 संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था। 104 संविधान संशोधन में क्या है? तो 104 संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिलता था लोकसभा में या राज्य विधानसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया। और 105 संविधान संशोधन में क्या है? 105वें में कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कौन सी पिछड़ा वर्ग है और कौन सी पिछड़ा वर्ग नहीं है। तो ओबीसी का डिसीजन राज्य सरकार करेगी बेसिकली। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। और 1950 में जो इसके अध्यक्ष थे, पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1970 में गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1950 में और दूसरा पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था 1970 में। तो 1950 के जो अध्यक्ष थे काका कालेकर थे और 1970 के अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिनियम पारित किया गया। तो ये अधिनियम जो बेसिकली पारित किया गया था वो 1993 में किया गया था, यानी इसे जो है सांविधिक दर्जा दिया गया था 1993 में दिया गया था। लेकिन इससे पहले भी 2 आयोग का गठन किया गया था। इसके 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 इसके सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसके बेसिकली सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की सेवा शर्त कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। अब देखिए हमारे देश के जो है सेना का नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिला और आप देख रहे होंगे ये हमारे देश के सेना प्रमुख है, इन्होंने नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ। और 15 जनवरी सेना दिवस के अवसर पे हमारे देश में नया सेना का यूनिफॉर्म जारी किया गया है। इसे निफ्ट में डिजाइन किया गया था और बेसिकली आप अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जंगल वगैरह में छुपने में आसानी होगा, यानी जंगल में पूरी तरह से ये मिल जाएगा। अगर आप इसे पहने तो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ छुपे हुए हैं। तो इसलिए इसे लाया गया था और भी इसके कई सारे रीजन हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फरवरी में आएगी ई कॉमर्स नीति। ई कॉमर्स नीति जब भी आएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपको ध्यान रखने की जरूरत भी है कि ई कॉमर्स नीति जब भी आएगा उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ई कॉमर्स नीति सरकार क्यों ला रही है? तो एक बेसिक में थोड़ा सा एक रीजन में बता रहा हूँ बस आपको। ई कॉमर्स पे क्या होता है? ई कॉमर्स मान लीजिए ये ई कॉमर्स है, तो यहाँ पे बायर आते हैं जो खरीदने वाले होते हैं और सेलर आते हैं जो बेचने वाले होते हैं। तो बायर और सेलर दोनों रहता है यहाँ पे। एक कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, कुछ खरीदने वाले होते हैं। ई कॉमर्स उसे अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन ई कॉमर्स का अपना कोई उत्पाद नहीं होता। जैसे अमेजन का कोई अपना उत्पाद नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर आप अमेजन ने अपना उत्पाद लाना शुरू कर दिया, अपने प्रोडक्ट को लाना शुरू कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में या अमेजन ने किसी कंपनी को हायर किया या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कर सकता है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके ओनर विश्व के सबसे रिचेस्ट आदमी है। तो उन्होंने मान लेते हैं कि एक कंपनी को बोला कि आप जितना भी सामान है आप प्रोड्यूस कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं, आप प्रोड्यूस कीजिए और आप अपने सामान को हमारे यहाँ बेचिए, ई कॉमर्स पे बेचिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक कंपनी के माध्यम से पूरा सामान जो है उस ई कॉमर्स पे बिकना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का मोनोपोली कायम हो सकता है।
और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के हज़ारों लाखों किसान हैं, उसका सामान भी ई कॉमर्स पर बिके। तो इसको लेकर के सरकार लगातार सिंसियर है, सरकार काम कर रही है। कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सरकार अपना एक प्लेटफॉर्म लाई है जहाँ पे सरकार लाखों हज़ारों लाखों जो हमारे देश के किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, किराना स्टोर के मालिक हैं, उनका सामान भी ई कॉमर्स पे लाएगी और इसके लिए सरकार अपना प्लेटफॉर्म ला रही थी। तो इसी को रोकने के लिए बेसिकली सरकार ई कॉमर्स नीति ला रही है ताकि कोई भी कंपनी मार्केट में मोनोपोली कायम ना कर सके और ई कॉमर्स कंपनी पे हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी का समान अधिकार हो। अब यहाँ पे ये जो टर्म है मोरिटोरियम, लोन मोरिटोरियम, एक समय में काफ़ी चर्चा में था जब कोरोना शुरू हुआ था। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे विजडम एजुकेशन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इकोनॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसको खोलेंगे, उसमें इकोनॉमिक के टॉपिक हमने डिस्कस किया, जो भी इकोनॉमिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ हमने डिस्कस किया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फिनटेक क्रांति को नए पंख दे सकता है बजट। अब चर्चा क्यों है, फिनटेक क्या है? सबसे पहले फिनटेक दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो फिन और दूसरा टेक। ऐसा फिनांस जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचालित हो उसे फिनटेक कहा जाएगा। मसलन पेटीएम में पैसा का ट्रांसफ़र होता है, यानी फिनांस का काम होता है और टेक्नोलॉजी भी है, तो उसे फिनटेक कंपनी कहेंगे। पे फोन फिनटेक कंपनी है, गूगल पे फिनटेक कंपनी है। तो फिनटेक को लेकर के सरकार बजट में कुछ नए प्रोविजन ला सकती है, उसी को लेकर के चर्चा किया गया है। एडिटोरियल, दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट मुझे लिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे उसका समझ में नहीं आया या कंटेंट मुझे उसका इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन पढ़िएगा। इस एडिटोरियल का बेसिक जो पॉइंट है, दोनों ही एडिटोरियल चुनाव सुधार को लेकर के हैं। तो इस एडिटोरियल का बेसिक पॉइंट है कि चुनाव सुधार को गति देने का समय, तो बेसिकली इसने चर्चा किया है कि सरकार जो दो काम किया चुनाव सुधार को लेकर के, हाल में सरकार ने दो काम किया। एक तो काम ये किया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा गया और इसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी संसद में पारित हो चुका है। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा, इससे क्या होगा, फर्जी वोटर को रोका जा सकता है। दूसरा काम ये किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर का जो चुनाव होगा, विधान सभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सब में समान मतदाता सूची का प्रयोग किया जाएगा। दो काम हो रहा। तो बेसिकली इस न्यूज़ में इसी दोनों पॉइंट का डिस्कस है। बाकी जो नीचे का पॉइंट है, ये नीचे का जो एडिटोरियल है, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है और ये भी मुझे पढ़ के बहुत मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ पॉइंट। ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है तो मैं कुछ समिति का डिस्कस आपके साथ करता हूँ। इस समिति के बारे में आप लोग सर्च करके पढ़ लीजिएगा। एक तो तारकुंडे समिति है, 1974-75 में बनी थी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनी थी और चुनाव आयोग पे चुनाव सुधार पे विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट दिया था 1999 में। तो ये चार चीज़ का जानकारी आप लोग रखिएगा चुनाव सुधार को लेकर के। अब चुनाव सुधार हाल में क्या क्या हुए हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। मतदाता की आयु कम हुई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाता की उम्र 1989 में से पहले मतदाता की जो उम्र थी मिनिमम वो 21 वर्ष थी और 1981 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय में संशोधन करके मतदाता की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था 1989 में। ईवीएम का प्रचलन में आना, अभी वर्तमान में ईवीएम का प्रचलन आ रहा है। ऐसे कंडीशन में जो बूथ कैप्चरिंग होता था और खास करके बिहार में काफ़ी फेमस था बूथ कैप्चरिंग, तो बूथ कैप्चरिंग को रोका गया। एग्जिट पोल पे प्रतिबंध, एग्जिट पोल पे प्रतिबंध, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने
मतदान शुरू होने से लेकर के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगा दिया। यानी मतदान शुरू होने से लेकर के मतदान जब तक समाप्त होगा उसके आधे घंटे बाद तक कोई भी न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता। चुनावी खर्च पे सीलिंग हाल फिलहाल में इसको चेंज किया गया, वो मैं डिस्कस करूँगा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान, जो सरकारी कर्मी हैं, मान लेते हैं हमारे सेना के जवान हैं, वो कश्मीर में पोस्टेड है, बिहार में इलेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में बैलेट के माध्यम से वो लोग भी कश्मीर में वोट करेंगे वहाँ पे, और उसका बैलेट बिहार में आएगा और उसे भी गिना जाएगा। तो बैलेट के माध्यम से मतदान जो सरकारी कर्मी है या जो सेना के जवान है उसके लिए शामिल किया गया। जागरूकता और प्रसार, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जागरूकता के लिए ही मनाया जाता है। नोटा का प्रयोग 27 सितंबर 2013 से नोटा का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद तकनीक का प्रयोग, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ई सिविल ऐप का लॉन्च किया गया है, आपको चुनाव आयोग के द्वारा जीपीएस के माध्यम से निगरानी हो रही है। इस तरह के कई सारे काम किए जा रहे हैं। चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ा गया, ये हाल फिलहाल में किया गया। चुनाव पहचान पत्र जो होता है, मतदाता पहचान पत्र जिसे हम कहते हैं वोटर आईडी कार्ड, उसको आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। और उसके बाद एक और हाल में संशोधन किया गया है कि लोकसभा चुनाव की जो खर्च की सीमा थी, जो 70 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया। यानी जो एमपी का इलेक्शन होगा उसमें एक प्रत्याशी 70 लाख की जगह 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। विधानसभा में 28 लाख जो सीमा होती थी उसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया। और इसके साथ साथ गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पुदुचेरी में लोकसभा चुनाव की सीमा जो है 54 लाख रुपए था, उसको बढ़ा करके 75 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे राजनीतिक दल को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर अपराधी ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अपराधी छवि को लेकर के आप एक्शन लीजिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर किसी उम्मीदवार का आप चयन करते हैं जो आपराधिक छवि का होता है, तो 48 घंटे के भीतर उसका आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा, पेपर में प्रकाशित करवाना होगा। तो ये सारे के सारे काम है जो चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा इस पर। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। जिस समिति का डिस्कस हमने आपके साथ किया था, तारकुंडी समिति, दिनेश शर्मा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये समिति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनकी रिकमेंडेशन को आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है पहले फर्स्ट वीक लगातार दिया था, ये एक टॉपिक रहता था, उस टॉपिक में पूरा डिटेल में रहता था फर्स्ट वीक में। आप लोग अगर पेपर कटिंग रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे, आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिकली शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा को लेकर के हाल फिलहाल में जो काम किए जा रहे हैं। 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी, 1986 में दूसरी बनी है, 2020 में तीसरी शिक्षा नीति बनी थी। के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में जो है ये तीसरी शिक्षा समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, शिक्षा पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षा पे भी पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक आप जरूर पढ़िएगा। जैसे 1835 में मेकाले आयोग का गठन किया गया था। तो सबसे पहले मेकाले आयोग आया था। 1854 में वुड डिस्पैच आया था। हंटर कमीशन आया था 1878 में। 1902 में रेले कमीशन आया था। 1917 में सेडलर कमीशन आया था। 1929 में हार्टोंग कमीशन आया था। 1944 में सार्जेंट कमीशन आया था। ये सारे के सारे कमीशन रहा है जो ब्रिटेन ने भारत में शिक्षा के इम्प्रूवमेंट को लेकर के काम किया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1835 में मेकाले आयोग था। 1854 में वुड डिस्पैच आया था। 1878 में हंटर कमीशन आया था। 1902 में रेले आयोग आया था। 1917 में
सेटलर कमीशन था। 1929 में हार्टोंग कमीशन था और 1944 में सार्जेंट कमीशन था। ये सारे के सारे कमीशन ब्रिटेन ने, या मैं कहूँ अंग्रेज ने, भारत में शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया था। भारत में भी कुछ आयोग बने थे, जैसे वर्धा कमीशन बना था। वर्धा कमीशन भारत का अपना आयोग था जो भारत के सुधार के लिए बना था। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जाएंगे तो इन कमीशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किया गया, बस मैं बेसिक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, शिक्षा पे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में वनडे एग्जाम में मैंने देखा कई बार पूछा गया। 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना किया गया था। 1975 में स्वीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। शिक्षा इनिशियल राज्य सूची का विषय था। 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय की स्थापना किया गया। 1987-88 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। 1993 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना किया गया। 1995 में प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत किया गया। ये भी एक माइलस्टोन था हमारे देश की शिक्षा में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ये भी एक माइलस्टोन था। 2003 में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया, जिसमें पटना NIT भी था। NIT को IT का दर्जा 2003 में ही दिया। NIT पटना जो है NIT वर्तमान में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा 2003 में ही दिया गया। 2004 में शिक्षा को समर्पित एक उपग्रह था एडुसेट। ये उपग्रह का नाम था एडुसेट। तो ये एडुसेट लॉन्च किया गया। 2007 में राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना हुआ। 2018 में 62 विश्वविद्यालय और 8 महाविद्यालयों को स्वायत्तता की घोषणा किया गया। तो ये शिक्षा में कब कब किया गया है, आज़ादी के बाद उसका डिस्कशन है, और शिक्षा में आज़ादी से पहले क्या किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो आयोग का डिस्कस किया वो था। बेसिकली इसको पढ़ लीजिएगा, और शिक्षा को लेकर के भी एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। और ये जो है ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए वनडे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होगी आयशा मलिक, और 2030 में ये पाकिस्तान के पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। भारत की पहली महिला जस्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में टोटल अभी 11 महिला चीफ जस्टिस हुए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में रही हैं। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है 2027 में जस्टिस नागरत्ना। ये याद रखिएगा आप लोग, जस्टिस नागरत्ना सॉरी। अभी वर्तमान में एक महिला जस्टिस हैं जस्टिस नागरत्ना। ये 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं, और पाकिस्तान की पहली महिला जज जो होंगी वो आयशा मलिक होंगी सुप्रीम कोर्ट के। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।